आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का 45वां व्याख्यान है आज, और हमें बहुत खुशी है कि आज का व्याख्यान तमिल साहित्य और संस्कृति विषय पर आधारित है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी और पोम्पे कॉलेज एकड़ा के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर एवं समस्त आदरणीय प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी बंधु, समस्त सम्माननीय प्रतिभागीगण, आप सभी का हम आज के इस व्याख्यान में हृदय से स्वागत करते हैं। आज का ये व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है और हमारी आज की वक्ता डॉक्टर वी पद्मावती जी हैं, जो हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं PSGR कृष्णम्माल महिला महाविद्यालय कोयंबटूर तमिलनाडु। सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु प्रांत में स्थित कोयंबटूर में ये कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज है, ये बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है और वहीं पर आप हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी पद्मावती जी। हम आज के कार्यक्रम में उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये बहुत हर्ष की बात है कि तमिल साहित्य और संस्कृति विषय पर यह विषय सुनिश्चित हुआ और आज देश के अलग अलग अंचल से जुड़ने वाले प्रतिभागी गण इस विषय पर ढेर सारी जानकारी अर्जित कर सकेंगे। मैं अपने मित्र पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर वी पद्मावती जी का परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद आर्य जी। आप जी को मैं बंधुओं और जो आज के मुख्य वक्ता हैं वी पद्मावती जी, जो कोयंबटूर के PSGR कृष्णम्माल महिला महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, इनका मैं आज के इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के में स्वागत हूँ। आप सभी जो शोधार्थी बंधु, अध्यापक मित्र और जो साथी जो हमारी जो व्याख्यान माला में जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, मैं आज के मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर वी पद्मावती जी का संक्षिप्त रूप से परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जो पद्मावती मैडम सुदूर दक्षिण के कोयंबटूर में PSGR महिला महाविद्यालय में हिंदी जो विभागाध्यक्ष हैं, और ये जो इनकी मातृभाषा तमिल है और तमिल जानती है, और उसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, इस तरह के अन्य भाषाओं के जो ज्ञान भी अर्जित है इन्हें। और इनका जो हिंदी से संबंधित जो क्वालिफिकेशन है वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से इन्होंने प्राप्त किया है। वहाँ से MP में इन्हें गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है, और जिसकी PhD और DLit और हिंदी में MA है, और उसके साथ साथ तमिल में भी इन्होंने MA जो डिग्री प्राप्त की है। और उसके साथ साथ ये
हिंदी में जो शोध कार्य होता है उनका भी इन्होंने मार्गदर्शन किया है, जैसे डीलिट उपाधि के लिए, एमफिल उपाधि के लिए और पीएचडी उपाधि के लिए इन्होंने जो शोधार्थी मित्र होते हैं उनका इन्होंने मार्गदर्शन किया है। और उसके साथ साथ लगभग ये जो हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठियां हैं या जिसकी कार्यशाला जो है इनमें अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी है। और आगे चल करके तमिल में भी इन्होंने अपना शोध पत्र जो प्रस्तुत किया है, और उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी कई जो सेमिनार होते हैं और वर्कशॉप जो होते हैं उनमें इन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है। तो उसके साथ ये जैसे कि कई जो सेमिनार होते हैं अब जो रिसोर्स पर्सन के रूप में भी इन्होंने इनका पार्टिसिपेशन है रिसोर्स पर्सन के रूप में। और उसके साथ साथ इनका जो अत्यंत जो सृजनात्मक कार्य का क्षेत्र है, अनुवाद का क्षेत्र, मुख्य रूप से इन्होंने जिसकी तमिल के लगभग जिसकी प्रतिनिधि कहानियां होती है, तमिल की जो प्रतिनिधि कहानियां होती हैं उन प्रतिनिधि कहानी में 100 प्रतिनिधि कहानियों को चुन करके इन्होंने तमिल से हिंदी में इन्होंने अनुवाद कार्य किया है। इनका यह एक महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य है। ये 5 जो वॉल्यूम जैसे संस्करण के रूप में इनका कार्य है संपादित है और प्रकाशित है। इसके लिए जो तमिलनाडु सरकार की ओर से इन्हें सहायता भी जो प्राप्त हुई है। और उसके साथ साथ इनका ये जो 100 से अधिक तमिल के जो प्रतिनिधि कहानियां हैं, प्रतिनिधि कहानियों का इन्होंने अनुवाद करके हिंदी में अनुवाद किया है। यह कार्य जो हमारे जो अध्यक्ष जो है राष्ट्राध्यक्ष माननीय एपीजे अब्दुल कलाम के जरिए ये प्रशंसनीय कार्य जो बन चुका उन्होंने उनकी प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। और उसके साथ साथ कई इसकी कविताएं हो या कहानी हो, अन्य जो रचनाएं होती है रचना इन्होंने हिंदी से तमिल में, तमिल से हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है। और उसके साथ साथ कई इसके के रूप में इन्होंने काम किया है। और कई जो पत्र पत्रिकाओं में इनके जो लेख जो है प्रकाशित है, और कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया। जो और जो इनको कई सम्मान प्राप्त है, जैसे कि नल्ली बेस्ट ट्रांसलेशन अवार्ड से मिला हुआ है, और केरला कल्चरल सेंटर लिटरेरी अवार्ड 2009 में प्राप्त है इनको, और आदर्श गिल्ड एंड भारतीय यूथ एसोसिएशन उनके द्वारा ये सम्मान थे 2011 में। तो इस प्रकार जो और उसके साथ साथ इन्होंने कई विद्यालयों और महाविद्यालयों में अपना कार्य जो सेवा दे चुकी है। और वर्तमान में ये विभागाध्यक्ष रूप में पीएसजीआर कृष्णमाल कॉलेज जो महिला महाविद्यालय है वहां पर ये कार्यरत है। तो ये है आज के हमारे मुख्य वक्ता जो है पद्मावती मैडम। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज तो ये साथ साथ हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान में 42 व्याख्यान हो चुके हैं, जैसे कि दिनेश पाठक से लेकर के जो हिंदी आदिवासी अनुजीवों जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष हैं इनका, और उसके साथ साथ आशीष त्रिपाठी जो बनारस हिंदू में जो
कार है, मुंबई में रहते हैं। मिथिलेश शर्मा, अरुण होता जो वेस्ट बंगाल में जो विश्वविद्यालय में जो हिंदी प्रोफेसर है, विभूति नारायण राय, अवधेश कुमार, उमापति दीक्षित, राजेश जोशी हिंदी के साहित्य, अरविंदाक्षन जो केरल के जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जो भूतपूर्व संस्कृति है उनका भी व्याख्यान हुआ है। सूर्य प्रसाद दीक्षित, महेंद्र नाथ पांडे, जयशंकर बाबू जो हमारे मित्र हैं, जो विशाखापट्टनम महाविश्वविद्यालय के जो कुलपति है, और उसके बाद DK चौबे, जयंती प्रसाद नौटियाल, नंदकिशोर पांडे, चित्तरंजन मिश्र, राहुल देव, गोपीनाथन, इस तरह के बहुत से लोगों का व्याख्यान हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान में संपन्न हो चुके हैं। तो आज के हमारे जो मुख्य पद्मावती जी, इनका विषय साहित्य और संस्कृति। इस व्याख्यान मेरे देश आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्वागत है मैडम जी। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.सी. मंजुनाथ जी परिचय देने के लिए। तमिलनाडु की धरती साहित्य, संस्कृति और कला की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध धरती है और बड़ा महत्वपूर्ण उसका साहित्यिक सांस्कृतिक इतिहास है। ऐसी महान संस्कृति, वैसे तो आप देखेंगे कि इस देश में सांस्कृतिक विविधता बहुत सारी है, पर तमिल भाषा और साहित्य का जो वैशिष्ट्य है, उसका सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, उसके बारे में तफसील से बातचीत करने के लिए हम आदरपूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर वी पद्मावती जी को। महोदया, आप सादर आमंत्रित हैं। अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। सबको मेरा प्रणाम। आज मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और एक तरह से मैं बहुत ही हर्ष का अनुभव इसीलिए कर रही हूँ कि देश भर के विद्वानों के बीच में बोलने, अपनी भाषा के बारे में बोलने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है और यथासंभव मैं इस अवसर का बहुत ही सीमित समय के अंतर्गत अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपने ही संस्कृति के बारे में चंद शब्दों में कुछ जितना भी महत्वपूर्ण है वो सब मैं समेटने की कोशिश करूंगी। वैसे ये जो विषय है इतना अत्यंत विस्तृत है, एक सागर है, इसे एक गागर में भरना है, वो आसान काम नहीं है। फिर भी मैं यथासंभव कोशिश करूंगी कि अपना जो विषय है उसके साथ मैं कम से कम थोड़ा अच्छा एक तरह से न्याय करूं। और ये जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला के अंतर्गत तमिल साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में अपने विचार बांटने के लिए जो अवसर मुझे दिया गया है उसके लिए मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक के अध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के एसोसिएट प्रोफेसर जयशंकर तिवारी जी, आप सबको मेरा हार्दिक नमन। आपने जो भरोसा मुझ पर रखा और मुझे ये जो विषय बोलने के लिए अवसर दिया, वैसे मंजुनाथ जी ने मुझे जो विषय दिया था वो हिंदी से संबंधित था। उन्होंने सोचा कि एक तरह से समकालीन हिंदी के ऊपर उन्होंने ये विषय दिया था। तो मुझे लगा जब गंगा कावेरी का संगम होना है तो क्यों ना अपनी जो तमिल भाषा की धारा को उसमें मैं बहा दूं। मैंने उनसे एक अनुरोध किया था कि सर मुझे एक ऐसा अवसर दीजिए जहां पर मैं अपनी भाषा और अपनी साहित्य के बारे में कुछ बोल सकूं। तो उन्होंने पूरा इनविटेशन वगैरह सब बना दिया था। फिर भी वो इतने उदार थे और इतना कष्ट भी उन्होंने उठाया कि तुरंत उन्होंने सहर्ष
उसमें कोई खींच भी नहीं थी, तो मुझे उनको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ मंजुनाथ जी के प्रति कि उन्होंने उस विषय को स्वीकार किया और दोबारा सभी काम किया था, और ये विषय बोलने के लिए मुझे आज एक अवसर दिया है। सर, आपको बहुत ही धन्यवाद। और सभी, मैंने लास्ट ये जो वेबिनार था, नोटियाल जी मेरे सीनियर थे कॉरपोरेशन बैंक में, तो उनको सुनने को मिला था। तो एक तरह से सभी विद्वानों को हमारे घर तक, घर की बैठक में आप लाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास है सर। आपके जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये जो यात्रा है वो, कोरोना तो बहुत ही जल्दी ही खत्म हो जाएगी, फिर भी ये जारी रहे, और आप सब में इतना बल दें कि आप भारत भर के एक एक कोने कोने तक पहुंचे और वहां की साहित्यिक निधियों को हिंदी या राष्ट्रीय धारा में लेके आए। इतनी क्षमता आपको मिले और ईश्वर आपको उतना बल और साधन प्रदान करें। और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद, एक तरह से आपके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ, और आपके लिए मैं प्रार्थना भी करती हूँ। तो अपनी ये जो प्रदेश है, तमिल प्रदेश, ये बहुत ही विस्तृत रहा है। ये प्राचीन तमिल का जो क्षेत्र है वो ऐसा भी बताया जाता है, कुमारी खंडम एकता ऐसी, लेकिन ये सब कहाँ तक ये अभी भी अनुसंधान बहुत करने हैं इन सब के ऊपर। तो अभी ऐसा अवसर आ गया है, हम ऐसे जो भी कड़ी पर पहुंच गए हैं कि अपनी जो भी खोई हुई विरासत है उसे खोज लें। अपनी हर एक भाषा की, तमिल की ही नहीं, हर एक भाषा की, क्योंकि मैं तमिल भाषी हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हर एक भाषा की अपनी जो विशेषता है उसे हर एक उस प्रांत के लोग, और यही नहीं, संपूर्ण जो राष्ट्र के लोग हैं सभी उसके लिए प्रयास करें, और एक साथ हम अपनी जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसे, उसका पुनरुद्धार करें और उसमें भारतीयता लाए, क्योंकि अभी भारतीयता की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि अभी समय है कि हर विदेश में, या हम विज्ञान के पीछे, तकनीकी के पीछे इतना भागदौड़ कर रहे हैं कि अपनी जड़ों को भूल गए हैं। अपनी जड़ कहाँ है? यदि जड़ मजबूत नहीं है, यदि हम जड़ों की देखभाल सही ढंग से नहीं करेंगे, तो शाखाओं के लिए सुरक्षित नहीं है वह जगह। तो पूरे विश्व को सुरक्षित करने के लिए हमें थोड़ा अपने जो बीते हुए समय है, अपने जो प्राचीन साहित्य है, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, इन सब का पुनरुद्धार करना बहुत ही जरूरी है। और इस संदर्भ में मैं अपनी जो राष्ट्र कवि जो सुब्रमण्य भारती है, उनके बारे में तो आप लोगों ने जाना होगा, उनके नाम सुना होगा। इनकी कुछ पंक्तियों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मेरे जो ड्राइविंग फोर्स जिसे जो बोलते हैं, मेरे आंतरिक जो ऊर्जा है उसके लिए शक्ति प्रदान करने वाले, मुझे संचालित करने वाली पंक्तियां हैं ये। ज्ञात है हमें जितनी भाषाएं, उनमें तमिल सदृश मधुर और कोई नहीं। पामर पशुवत जीते हुए, जग भर की निंदा सुनते हुए, स्वत्व को ये तमिल भाषी का नाम मात्र लेकर, क्या इस तरह जीना उचित है? तुम ही बोलो, पूछते हैं, हमको जागृत करते हैं। और सुमधुर, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो हमें प्रेरणा देते हैं वो ये एक राष्ट्र कवि। सुमधुर तमिल गीत भूतल पर प्रसारित करने का मार्ग अपनाना है,
तो अपनी जो भाषा है तमिल, उसके लिए मैं कुछ कुछ ये जो मंच मिला है उसके जरिए उसकी बातों को आप तक पहुंचाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ। और ये जो तमिल भाषा, तमिल प्रदेश और ये जो संस्कृति है, ये एक तरह से पता नहीं कि ये कब इसका जन्म हुआ, इस भाषा का। कल तोன்றி मण तोன்றா कालत्ते वाळोडु मुन तोன்றிய मूத்த कुड़ी। इसका मतलब ये है कि जब पत्थरों का जन्म हो गया था और उसे जब मिट्टी नहीं बने थे, तभी वाळोड अपने हाथ में तलवार लेते हुए इस जाति, तमिल जाति का आविर्भाव हुआ था। इसका प्रचलन तभी से हो गया था। तो अभी भी पता नहीं है, लेकिन तब मुझे लगा था, जब मैं ये पंक्तियां पढ़ती थी तो मुझे लगा कि शायद ये इसमें कुछ अतिशयोक्ति परक बातें हैं। इसे कैसे हो सकता है? क्या ऐसी कोई जाति हो सकती है कि जिसका आविर्भाव कल तोंड्री, जब पत्थर आ गए थे लेकिन उसे मिट्टी नहीं बनी थी? अरे ये कैसे है? मैंने सोचा था उस समय पर, लेकिन जब हम देखते हैं आज भी यहाँ पर बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो भी चलते हैं, केरड़ी में चलता है, आदिचनल्लूर में चलता है, बहुत सारे जो काम है अभी शुरू हो गए हैं और लोग उसके पीछे पड़े हैं और उनको बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें मिलती हैं, जिसे बोलते हैं कि 3000 वर्ष के पहले तो 2000 बोल रहे थे, अभी 3000 वर्ष से पहले, अभी किस तरह का डेटिंग करें हमको पता नहीं है। तो इतनी प्राचीन संस्कृति है, तो इसको खोजने पर जिससे हम आए हैं, और पता नहीं ये जो शाखा प्रशाखा के सहित इसकी जो पल्लवित हुई है, इसमें इसके लिए उसको बहुत ज्यादा जो प्रयोग है वो सब करना पड़ा होगा। तो तमिल वासियों की जीवन प्रणाली अत्यंत व्यवस्थित और प्रकृति के साथ जुड़ी रही है। ये हम जितने भी जो एक्सकवेशन करते हैं उससे हमको पता चलता है। तोल्कापियर और काकेपाडिनियार के अनुसार इसकी जो भौगोलिक सीमा क्या रही है, उत्तर में तिरुपति तथा दक्षिण में कुमरी तक तमिल प्रदेश की सीमा मानी गई है। तोल्कापियम में उल्लेखित कुमरी से अभिप्राय कुमारी नदी से लगाया जाता है। तो इसी तरह बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। तो एक तरह से इसमें बहुत सारी जो बातें हैं हमको देखने को मिलते हैं। 5 तरह के भूभागों में यह जो तमिल प्रदेश है, इसमें ये विभाजित है, कुरुंजी, मुल्लई, नैदल, मरुदम। और ये जो पालयिक है, ये जो है एक जो है, ये समय की सीमा बहुत कम है, तो ये सब बताते हुए जाना भी बहुत ही मुश्किल है। मैं थोड़ा इनके ऊपर संकेत करती हुई जाती हूँ ताकि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए कि तमिल साहित्य और संस्कृति का जो प्रभाव साहित्य में कैसे रहा है, ये मैं साथ साथ बताती हुई जाऊं। तो तमिल लोगों की जो आदिम संस्कृति है वो 2 तरह की है, एक आगम से जुड़ी हुई है, दूसरा है पुरम से जुड़ी हुई। जो पुरम में क्या है, एक तरह से उसमें ऐसा बताया जाता है कि आगम की से संबंधित जो भी बातें हैं वो एक तरह से दान करना, श्रृंगार, और जो भी मनुष्य के जीवन की जो भी आंतरिक जीवन के लिए, गृहस्थी जीवन के लिए दान धर्म, ये सब जो भी है वो सब पुरम में आता है। और वीरता, देश के लिए लड़ना, ये सब पुरम में आता है। तो इसमें एक तरह से बहुत सुंदर बात ये है कि ये जब संघ काल में तमिल प्रदेश में चेर, चोल तथा पांड्य आदि तीनों सम्राट एवं छोटे राजाओं का जो शासन रहा है, और ये जो शासन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये जब हम संघ साहित्य को पढ़ते हैं उस समय हमको ये पता चलता है कि उस समय के राजाओं का शासन काल कैसे था और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हुई जाती हूँ। उसमें
एक जगह पर अभी देखिए, हम तो इतनी पढ़ी हुई है, यहाँ जितनी भी महिला विद्वान विदुषियां हैं, यदि मैं उनसे एक प्रश्न पूछूं कि इतना सब पढ़ने के बाद भी क्या आपको यह आज भी सामाजिक स्वीकृति मिलती है कि आप अपने जो जीवन साथी है उसके साथ आप उसका चयन आप खुद कर सके? तो कई लोगों को ऐसा नहीं है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। यदि होता है, कई लोग आज करते हैं तो भी उनको ठगाने वाले की जो भी लोग होते हैं उसका भी हम देखते हुए जाते हैं। लेकिन प्राचीन संघकाल के समाज में ऐसा नहीं था। जब नायिका नायक के साथ प्रेम विभूत हो जाती है तो एक तरह से पारिवारिक व्यवस्था ऐसी है कि वहां पर एक नटराय होती है और दूसरी है सेविलिता। नटराय उस नायिका की वास्तविक माँ है, जो बायोलॉजिकल जो है वो माँ है, और सेविलिता उसकी एक, और इसके अलावा एक सखी भी है। और ये जो सेविलिता जो होती है, जो दाई माँ है, और उसकी जो सखी है, दोनों क्या करते हैं, नायिका को एक अच्छी दिशा दिखाते हैं कि, और ये मत सोचिए कि ये जो नायिका है ये बहुत बड़ी रानी या पटरानी या महारानी है, ऐसी नहीं है। ये एक तरह से ये इनकी जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं है, इनके ये कहाँ से आए हैं क्या है इसका भी उल्लेख कहीं भी नहीं। ये एक तरह से तलेवन तलेबी इतना ही आएगा उसमें, नायक और नायिका कहीं भी किसी के भी कभी नामोल्लेख नहीं हो। लेकिन उसमें जो भी बातें मिलती हैं वो बहुत ही अद्भुत है। तो एक तरह से बहुत ही हम इसे परिमार्जित बात कह सकते हैं, और एक तरह से ये हमको एक अच्छी दिशा आज भी दिखाती है। तो इस दृष्टि से मैं इस काल को हम एक तरह से तमिल भाषा के लिए बहुत ही बुनियादी जो काल है ऐसे हम बता सकते हैं। और इसके बाद में जो काल आती है, संगम मरवीय कालम या संगोत्तर काल हम बोल सकते हैं इसके लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि संगोत्तर काल में एक तरह से बहुत सारी जो है परवर्ती पल्लव राजा, पल्लवों का और कलपिरर एक जो जाति है वो वहां उनका आक्रमण हुआ था तमिल प्रदेश में। और आज आप जो सोच रहे हैं तमिलनाडु जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, वो एक छोटा सा हिस्सा है जो प्राचीन तमिलनाडु से, वो एक बहुत छोटा सा भूखंड है। पहले सभी ये जो स्वतंत्रता के पहले भी जो भी सॉदर्न रीजन जो भी होते हैं, दक्षिणी प्रांत, सब मिला के मद्रास प्रोविंस बोलते थे उस समय के लोग। तो इसी तरह हम देखेंगे तो एक तरह से उस संगोत्तर काल में सर्वप्रथम विदेशियों के आक्रमण का शिकार हुआ था तमिल प्रदेश, और दक्षिण प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया था उस समय। और उत्तरी भाग में पल्लव राजाओं के साथ भाग और दक्षिणी भाग कलपिरर राजाओं के पास फंसा हुआ था। और मुझे तो ये बहुत ही पता नहीं कि इतिहास कैसे लिखा जाता है कि इस समय कोई बहुत बड़ा महाकाव्य या ऐसा जो है ऐसी जो रचनाएं हैं उनकी उपलब्धि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन पदिनन कीर्कणक जो है, अतार जो है कीर्कणक ग्रंथे और मेलकणक जो ग्रंथ है वो सब उपलब्ध है उन्हें पढ़ने के बाद। और इसीलिए ऐसा भी बताया जाता है कि इन सबकी अनुपलब्धि में यह काल एक तरह से अंधकार युग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस युग की रचनाओं को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि ये अंधकार युग कैसे हो सकता है, इतनी समृद्ध रचनाएं हैं। तिरुकुरल की रचना उसी समय हुई थी। तिरुकुरल आप लोगों ने उसका नाम तो सुना होगा, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित। तो इस तरह बहुत सारी रचनाएं, नीतिपरक जो ग्रंथ है उनका प्रणयन इस काल में हुआ था।
तो वो कैसे अंधकारमय युग कैसे हो सकता है। तो कुछ जो है हमें अपनी जो इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है उसमें, चाहे वो भारत के इतिहास हो या साहित्य के इतिहास हो, उसमें जरूर बदलाव लाना आवश्यक है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम कुछ भूल चूक कर रहे हैं कि इस तरह की जो गलतियां हो जाती हैं। तो लेकिन हम कभी भी जो है उसे हम सुधारते हुए जाएंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे और ये क्यों आया, क्यों रखा गया है, यदि रखा इसमें कुछ संशोधन हो सकता है या इस तरह हमें विचार करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बाद पल्लवर काल आता है, नायकर काल आता है, सेतुपति काल आता है और यूरोपीय काल जो है तो 16वीं सदी से लेकर यूरोपीय काल और आज जो है अद्यतन काल, आधुनिक साहित्य। तो ये जो है तमिल साहित्य का जो काल विभाजन और हर एक काल, हर एक समय, ये जो संस्कृति है इसमें बहुत भारी परिवर्तन होते हुए आए हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन क्यों आया, इसके लिए जिस तरह हर एक भाषा के साथ, हर एक साहित्य के साथ ये जो होता है कि वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और एक तरह से भौगोलिक, कभी कभी जो उनके जो भौगोलिक जो प्रभाव उनमें आते हैं उससे भी साहित्य में परिवर्तन आता है। तो एक तरह से साहित्य के इतिहास के अध्ययन से संबद्ध, उससे संबंधित जो भाषा है उसके इतिहास के साथ उसकी विशेषता की भी पता चलता है। विदेशी भाषाओं के साथ हमें क्या कर सकते हैं, इस तरह के अध्ययन से अपने ही भारतीय भाषाओं के साथ हम अपनी भाषा की तुलना भी इससे कर सकते हैं। तो एक तरह से बहुत सारी जो है यदि हम इस तरह की जो रचनाओं को पढ़ेंगे तो रचनाकार के नाम से जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियां हम देखते हैं। तो उसमें भी क्या है ना, ये जो किंवदंतियां होती हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि डोला मारूरा दोहा हो या पृथ्वीराज चौहान के से संबंधित जो भी लोक कथाएं जब हम घर में देखते हैं, उसी तरह अव्वैयार से, कबीलर से, इसके लिए ऐसा माना जाता है कि अव्वैयार एक बहुत सुंदर युवती थी। उन्होंने आती छुड़ी दिया था, आरम से यह विरुंब, आप धर्म करने की इच्छा करो, इच्छा के साथ धर्म करना है। आरवद सिनम, जब हम गुस्सा करते हैं तो उससे उसका शमन करना चाहिए, क्रोध शमन बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह बहुत सारी जो बातें हैं बताने वाली जो अव्वैयार है वो बहुत ही सुंदरी युवती थी। और इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये भी एक तरह से किंवदंती है कि वो बहुत सुंदर युवती थी। और बाद में उनकी जब शादी की बात चली थी तो उनके घर वालों ने उसका आयोजन किया था। तो वो विनायक की बहुत ही बड़ी भक्तिन थी और उन्होंने क्या किया था, विनायक जी से जाके उन्होंने प्रार्थना की कि यदि मैं युवती रहूंगी तो मेरी शादी हो जाएगी, तो भगवान ऐसा करो कि मुझे बुढ़ापा दे दो, मैं वृद्धा बन जाऊं। और जब उन्होंने ऐसी एक प्रार्थना रखी तो क्या किया, भगवान ने उनको एक वृद्धा बना दिया। और इसी तरह जो वदंतियां चलती हैं, लेकिन तभी एक बात उठती है और मेरे मन में इस तरह की शंका उठी थी कि तमिल समाज कभी भी ऐसा स्त्रियों के लिए असुरक्षित नहीं हो सकता। शायद उन्होंने इसीलिए किया हो। ऐसे कोई ना कोई ऐसी बात बोल सकते हैं कि समाज के डर से उन्होंने, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो भक्ति की भूमि है। तो अव्वैयार जैसी जो युवती है वो इतनी परिपक्व हो गई है अपनी युवावस्था में ही कि वे अपनी जो है
जो भी सुख भोग है, यौवन है, जो भी इस दुनिया की, जो कि इहलोक की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उनको त्याग कर वो ईश्वर की भजन, उनके कीर्तन में अपने जीवन को समर्पित करना चाहती थी। जो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि द्रविड़ भक्ति द्रविड़ से उपजा। भक्ति का जो वो मूल प्रदेश है वो ये तमिल प्रदेश है या द्रविड़ प्रदेश है। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं कि औवैयार जैसी जो युवतियां हैं वो भी भक्ति से अभिभूत होकर ही उन्होंने, यदि ऐसा हुआ है तो उन्होंने ऐसे जो है सुख भोग सबका त्याग करते हुए उन्होंने ऐसे किया होगा। तो बाद में हम देख सकते हैं कि जब हम संघ साहित्य को देखते हैं तो इसमें 3 तरह के संघ थे। प्रथम संघ इड़े मुदल संगम, इड़े संगम जो मध्यकालीन जो संघ है, और फिर कड़े संघ, तो अंतिम संघ। तो 3 तरह के संघ में बहुत सारे 100 से ज्यादा जो भी उनका नाम गिना ना, तो बहुत ही एक एक जो मैं बोलती जा रही हूँ, एक एक विषय के लिए मुझे एक एक घंटा चाहिए कम से कम। तो ये समय की सीमा को याद में रखते हुए मैं आपको थोड़ा इन बातों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैं अपनी जो अन्य बातों पर चली जाती हूँ। लेकिन यदि आपको अवसर मिले तो आप इन सबको पढ़ के देख सकते हैं। तो बहुत सारे राजाओं के जो राज्याश्रय मिले थे ऐसी कवियों को, और ये राज्याश्रय मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कवि राजा के पीछे भाग रहे थे। और आप 8वीं शताब्दी में हमारे जो हिंदी साहित्य के आदिकाल में जब हम जो पढ़ाते हैं कि जिसका गाना उसका गाना, ऐसी वाली बात संघ काल के राजाओं और उस काल के कवियों के बीच में उस तरह का संबंध नहीं था। तो ये हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो एक तरह से प्राचीन तमिल महाराजाओं ने विद्वानों एवं कवियों को आश्रय दिया था। राजा से रंक तक पुरुषों के कंधे से कंधे मिलकर चलने वाली स्त्रियां भी थी उस समाज में। आदि समाज के विविध वर्ग के लोग काव्य सृजन में लगे हुए थे। ये बहुत बड़ी विशेषता है इस भाषा की, इस प्रदेश की संस्कृति की। और इन कवियों को समाज में उन्नत स्थान दिया गया था। और एक तरह से पत्त संघ काल के जो साहित्य है उसमें एट्टु तोगई पाट, एट्टु तोगई एक है और पत्त पाट एक है, और दोनों में हम अगम और पुरम से संबंधित पद हमें देखने को मिलते हैं। और मैं इस समय ये जो उवे स्वामीनाथ अय्यर जो हैं उनको मैं याद स्मरण करना चाहती हूँ। यदि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल इन प्राचीन तमिल साहित्य को जुटाने में, उनको संकलित करने में, उनको प्रकाशित करने में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर नहीं किया होता तो आज हमारे बीच ये जो धरोहर है ये नहीं होते। तो मैं उनको नमन करती हूँ, और मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिसे मैं उनके प्रति अपने जो उद्गार में प्रकट कर सकूं। और इसमें बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, नट्रिनई, कुरुंदोगई, आयंगुरुनूर, फिर पदिट्रुपत्त, कलित्तोगई, परिपाडल, अगनानूर, पुरनानूर, ये सब एट्टुतोगई की रचनाएं हैं। और पत्तुपाटु से संबंधित जो है मुल्लै पाट्टु, तिरुमुरुगाट्रुपडै, पोरुनराट्रुपडै, सिरुबाणाट्रुपडै, परुम्बाणाट्रुपडै, मलैपडगड़ा, मुल्लै पाट्टु, मदुरै कांची, फिर बहुत सारी जो है, मैं नाम गिनाती जाऊं तो भी समय नहीं मिलेगा। तो इसमें भी एक बहुत लंबी सूची है। तो हर एक ग्रंथ की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर एक पद के ऊपर जो भी शोध कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, अपनी जो है अपनी जो प्राचीन जड़ों को समझने के लिए। तो इसके बाद आती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नीतिपरक साहित्य। तो मदुरै महानगर में प्रचलित अंतिम
संघ के अंतिम काल के बाद 6वीं शताब्दी के अंत में और एक तरह से 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में आने वाले पल्लव राजाओं के शासनकाल के पहले तथा बीच के कालखंड को संगमरवीय कालम कहते हैं। और यहाँ पर हम नीतिपरक जो ग्रंथ है वो सब हम देख सकते हैं। तिरुकुरल, फिर नालडियार, नानमणि कड़िगई, फिर एक तरह से इन्ना नाटपद, इनियவை नाटपद, तिरुकड़गम, आचारकोवै, पழமொழி, सिरबंज मूलम, तो इस तरह बहुत सारी जो रचनाएं हैं, ये सब गिना के जाने के लिए तो चाहे ना बहुत सारी जो हर एक रचना जो है नीति परक है, जो लोगों को अनुशासित करती है। तो बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। एक दो पंक्ति मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो सावध எளிது அரிது சான்றாண்மை நல்லது மேவல் எளிது அரிது மெய்पोற்றल। तो इसी तरह की जो पंक्तियां जो चलती है उसका मतलब है मरना आसान है पर मृत्यु से पहले विद्वान होना कठिन है, उन्नत स्थिति में पहुंचना अच्छा है पर उसमें निहित सच्चाई को देखना है। तो इस तरह जीवन में किसी भी आदमी के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, ये सिखाता है ये जो इस काल की जो रचनाएं। और बहुत सारे जो है काव्य पुराण और नीति साहित्य है। और जैसे ही हम देखते हैं तो संगमरमय कालम के बाद ही तमिल प्रदेश में ये जो जैन है, जैनों और बौद्धों का प्रभाव होने लग गया है। और जैनों और बौद्धों ने तमिल प्रदेश के राजाओं को भी प्रभावित किया था और उनका धर्म परिवर्तन भी शुरू हो गया था उस समय। तो फिर भी जैसे भी वो सब सामाजिक या राजनीतिक बातें, जैसे भी धार्मिक जो भी बातें चलती हो, लेकिन ये जो जैनों और बौद्धों का बहुत सुंदर और बहुत अमूल्य योगदान है जो है महाकाव्यों के रूप में किया है और खंड काव्यों के रूप में भी। सिलप्पदिगारम, मणिमेगलै, फिर सीवक सिंधामणि, वलयापति, कुंडलकेसी, इस तरह की जो है 5 महाकाव्य उसे मानते हैं, पंच महाकाव्य। फिर इसी तरह खंड काव्य भी है। वो क्या है? उदयन कुमार काव्य, नाग कुमार काव्य, यशोधर काव्य, शूलामणि, नीलकेसी। तो इस तरह जिस तरह हम महाकाव्यों को देखते हैं उसी के समवर्ती खंड काव्य भी इस समय के जो भी जैनों और बौद्धों का योगदान रहा है, जिसका पूरी तरह जो है उसका केंद्र बिंदु रहा है निलया में, जो नश्वरता को लेते हुए जो है जैनों ने किया था। और ये जो है बौद्धों ने जो है पट्रिन में ये जो है आसेतुरत तक जो है इच्छा को का त्याग करना। तो फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जो योगदान है तमिल प्रदेश का संपूर्ण भारत के लिए। आज चाहे हम कुछ भी बोले कि संपूर्ण भारत में हम देख सकते हैं कि एक जगह पर धर्मों को लेते हुए, ईश्वर को लेते हुए बहुत सारे मत प्रचलित होते हैं। और यदि हम देखेंगे तो लोग बोल सकते हैं अरे कलयुग आ गया है, लोग भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे जब संस्कृति के पूर्व पहले ही वैदिक काल में भी हमारे पास 2 तरह के मार्ग थे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है एथिज्म, अनीश्वरवाद। तो इस तरह के जो मत हैं हमेशा रहते आए हैं, लेकिन तमिल प्रदेश कभी भी इस तरह के जो भी तपेड़ है उसको ऐसे हुए, उसे गुजरते हुए, उसे अपनाते हुए, उसे सहते हुए, उसे ऐसे एक तरह से उसे नकारते हुए आया है। और इसीलिए इस उर्वर भूमि से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ है। पेरिय पुराणम, कंब रामायण और पेरिय पुराणम मध्यकालीन तमिलनाडु का ये सर्वदा मौलिक महाकाव्य है, चेक्किळार द्वारा रचित है। और इन्हें छोड़ राजा कुलोत्तुंगन का आश्रय प्राप्त था और इन्होंने धार्मिक सेवा में पूरा अपना संपूर्ण जीवन बिताया है। ऐसे कितने संत थे संपूर्ण भारत में, कितने संत रहे हैं और आज भी रहते हैं।
जो ये जो है सब कुछ चलता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो हमारी ये जो मानवता है, ये अंत सलीला बनते हुए इस संस्कृति के साथ आती रहती है और जरूर ये प्रवाहित होगी। तो कंब रामायण जो है ये कंबर द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर है। यदि आप कंब रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक तरह से वाल्मीकि रामायण से इसको लिया गया है। चाहे इसकी जो भी घटना स्थल या कथ्य रामायण का, राम अवतार का इसका जो नाम था रामावतार, बाद में इसका नाम दिया गया है कंब रामायण। तो चाहे जितना भी किया गया हो इसमें उस अनुकरण हम उसे नहीं मान सकते। वाल्मीकि रामायण का अनुकरण कंब रामायण नहीं है या अनुवाद भी नहीं है। ये कंब रामायण की विशिष्टता इसी में है कि कंबर ने इस रामायण की रचना ऐसी दृष्टि से की है कि इसमें तत्कालीन तमिल समाज या तमिल जो संस्कृति है इसके संवाहक रहे हैं श्री राम और सीता। बहुत ये जो है, जब सीता और राम देखते हैं ये एक दूसरे को, अन्ननुम नोकिनाल आवलुम नोकिनाल, ये जो है ये जो है इसे हम देखेंगे जब सीता देवी ने भी, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो ये जब श्री राम सीता को देखते हैं और सीता माता राम को देखती है, तो ये एक तरह से संघ काल में एक विषय है कि नायक और नायिका के मिलन के बाद, मिलन का मतलब जब वो एक दूसरे को देखते हैं तभी भी, तो एक तरह से नायिका में जो शारीरिक बदलाव आता है, जिसमें एक तरह से विरह का अनुभव जब वो नायिका करती है, तो उसे ऐसा बताया जाता है कि फसलई पायदल। तो ये तमिल संस्कृति की विशिष्टता है। तो जो कंबर इसे लेते हुए जाते हैं अपने कंब रामायण में, तो हम उसे एक तरह से अनुवाद या अनुकरण नहीं कह सकते। इसीलिए कंब रामायण अपनी विशिष्टता के साथ आज भी और बहुत सारे जो मूल्य हैं ये तमिल संस्कृति को लेते हुए चलती है कंब रामायण। और कंद पुराणम है, विल्ली भारतम है, फिर तिरुविளையாடல் पुराणम, और एक तरह से एक बहुत बड़े उदाहरण है कि ये जो धर्म की जो समन्वय दृष्टि है तमिल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो सीरा पुराणम एक है जो इस्लाम धर्म के पर आधारित एक महाकाव्य है, और ये सेम्बावनी एक है जो पादरी वीरमामुनिवर द्वारा रचित है। तो वो भी ईसाई धर्म को पर आधारित महाकाव्य है। तो इस तरह हम देखेंगे तो धार्मिक समन्वय इसमें है। फिर भी भक्ति की जो जड़ है वो यदि आप उसे खोजना चाहते हैं तो जरूर आपको तमिल के भक्ति काव्यों तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो फिर हम देखेंगे कि भक्ति साहित्य में हम पन्नीर तिरुमुरेगल देख सकते हैं। नायनमार है जो 63 नायनमार है, फिर 12 आलवार है। तो इनकी सब रचनाएं उन्होंने क्या किया, हर जगह हर मंदिर में, यदि आप दक्षिण में आएंगे तो हमारे मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य आप हासिल करें, क्योंकि इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं और उसे क्या बोलते हैं, पाडलपेट्र स्थलम बोलते हैं। तो हर एक जो भी तमिल के जो संत थे, चाहे वो नायनमार हो या आलवार हो, हर
प्रदेश में हर उस मंदिर को जाते हुए उस वहां के जो भगवान है उनके दर्शन करते थे और उनके प्रति अपनी जो भक्ति भावना है उसे पदों के रूप में, अपनी कविता के रूप में रचते हुए लोगों में प्रचार करते थे। भक्ति की धारा को हर जगह प्रवाहित करते हुए लेके जाने में इन संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यदि हम देखेंगे तो सत्संग की बात जो बताई जाती है यही सत्संग है। तो अच्छी बातों को बताना, तो ईश्वर की जो भक्ति जब कोई करता है तो जरूर डरेगा कि गलत काम न करे। एक तरह समाज को एक तरह से सुनियंत्रित सुनियोजित रखने में भक्ति की ये जो धारा प्रचलित थी तमिल प्रदेश में, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें कोई दूसरा मत नहीं हो सकता। फिर तिरुनावुकरसर, सुंदरर, माणिक्यवासगर और बहुत सारे जो हैं आलवार में नम्माळवार, पेरियाळवार, आंडाल, तिरुमंगई आलवार, कुलशेखर आलवार, बहुत सारे जो हैं आलवारों के जो हुए। और परवर्ती भक्ति साहित्य में हम देखेंगे तो पट्टिनतडिगल, अरुणगिरिनाथर, तायुमानवर, रामलिंग अडिगलार, तो ये सब क्या है ना, हर एक अपनी अपनी दृष्टि से भक्ति को सामान्य, और मैं जिनका जितना भी नाम ले रही हूँ बहुत कम नाम, बहुत ही प्रतिष्ठित जो नाम है उनका ही मैं ले रही हूँ। ये बहुत बड़ा विषय है वैसे ही। और फिर बहुत सारे जो लघु काव्य की जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं तमिल साहित्य में। महाकाव्य और खंड काव्य के साथ साथ अंदादी, कोवई, पुला, फिर भरणी, कलम्बगम, पिल्लै तमिल, पल्लु, कुरवंजी, इस तरह जो भी गीत है लघु काव्य के जो रूप है वो भी तमिल साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी जो हैं यदि हम देखेंगे तो परवर्ती तमिल साहित्य में 15वीं सदी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं वो कालमेघ पुलवर हैं, जुड़वे कवि हैं, अंधे कवि हैं, आदि मधुर कवि हैं। तो और फिर 16वीं सदी में भी बहुत सारे जो हैं अरुलालदासर, कुरुगई पेरुमाल कविरायर, बहुत सारे जो नाम है गिने जा सकते हैं। और 18वीं सदी में तो और उसके आने के बाद 19वीं सदी के साथ हम देख सकते हैं कि ईसाई धर्म का जो प्रभाव है तमिल साहित्य में ज्यादा होने लग गया था, जिस तरह अन्य भाषाओं के साहित्य में हुआ था। तो 20वीं शताब्दी के कविताओं में हम देखेंगे तो अग्रणी रूप में हम दे सकते हैं सुब्रमण्य भारतीय, और वो चंदामिल नाडु अपने जो है तमिलनाडु के बारे में उनका जो कथन है, चंदामिल नाडु कहने पर मधुर तमिल अमृत सिंचता है कानों में, हमारे पूर्वजों के देश कहने पर श्वास में शक्ति का संचार होता है। मैं अपने तमिल में बताती हूँ। செந்தமிழ்நாடு நம் போதினிலே இன்பத்தேனந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே। तो भारतीदासन, फिर कविमणि देशिक विनायकम पिल्लै, नामक्कल कविஞர் वे रामलिंगम पिल्लै, माणिदासन, कन्नदासन, सुधानंद भारतीयार, इस तरह के नाम बहुत चाहे जो भक्ति पर कुछ लिखते थे। और राष्ट्र प्रेम, इनके जो भी रचनाएं हैं सब में राष्ट्रीयता देखने को मिलते हैं। और तमिल में समकालीन कविता को आप हम देखेंगे तो उसमें भी अभी देखिए कि जब हम संस्कृति की बात कहती हैं, संस्कृति वैसे तमिल संस्कृति एक तरह से यदि मैं कहूंगी तो तमिल संस्कृति के साथ भक्ति और अध्यात्म हमेशा ही रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं बदलाव अपरिहार्य है। तो द्रविड़ आंदोलन जैसी जो बहुत ही मजबूत और एक तरह से दिशा को बदलने वाली जो आंदोलन है वो चला था इस प्रदेश में, जो आज भी इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। तो इतना वो इतनी तीव्र गति से वो आंदोलन चला था, जो पेरियार से जो जुड़े हुए जो द्रविड़ आंदोलन और उसके बहुत सारे जो है स्वयंमर्यादा इयक्कम जो है उनका जो आंदोलन और उसका प्रभाव इस प्रदेश में देखने को मिला। और इस तरह के जो भी
प्रभाव के कारण एक तरह से ब्राह्मण विरोधी और भाषा से संबंधित जो भी हैं विचार हैं और बहुत सारे जो हैं तमिल प्रदेश को एक तरह से उसने पलट दिया था, यह आंदोलन, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक एक तरह से इस आंदोलन से जुड़ी हुई जो है सांस्कृतिक बदलाव आया है, इसे हम मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। फिर भी जिस तरह अन्य भारतीय भाषाओं में जो भी महानगरीकरण हो या एक तरह से आधुनिकीकरण हो या एक तरह से जो लोगों का जो है एक महानगर से छोटे गांवों से जो निर्वासित होकर महानगरों में जाने की जो प्रवृत्ति हो या एक तरह से दूसरे देशों में जो जाति या जो लोग वहां पर निर्वासित होते हुए जाते हैं, इस तरह की जो बातें हैं इस प्रदेश की जो संस्कृति को प्रभावित करती हुई आती आई है और अन्य किसी भी भारतीय भाषा की तरह हमारी जो भी तमिल साहित्य के, चाहे वो गद्य हो या चाहे वो पद्य हो, आयोजकों से निवेदन है कि यदि मैं समय का अतिक्रमण कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा ध्यान दे दे, फिर भी मैं थोड़ी बातें नहीं, आप जारी रखिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कर रही हैं। तो समय के बारे में बहुत आप ध्यान मत दीजिए, आप बस बोलते रहिए। धन्यवाद जयशंकर जी। लेकिन कभी कभी ऐसा लग जाता है कि हम इतना भावुक हो जाते हैं कि समय का ध्यान नहीं रह जाता और आयोजकों को बहुत ही बुरी अवस्था में हम छोड़ देते हैं। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आप बता रही हैं, आप जारी रखिए। धन्यवाद आपकी जो उदारता है उसके लिए आपको शत शत नमन। और एक तरह से अभी देखिए कि मैंने आपको जो बताया था, फिर भी समय हो गया है, मैं ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा जो मूलभूत बातें हैं उस पर मैं आपको जो है उस पर प्रकाश डालूं। मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा मुझे सह ले और सुन ले। तो अभी देखिए ये जितनी भी बातें होती आ रही है, राजनीतिक भाषा विरोधी जो आंदोलन चलाता इस प्रदेश में, ये भी आज भी एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो ये सब हम देखते जाते हैं। फिर भी अभी देखिए मेरा कभी भी उत्तर में तो मैं गई ही नहीं, फिर भी हम पढ़ने वाले पढ़ते जाते हैं। एक तरह से अन्य भाषाओं को जो भी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ जो भी, लेकिन तमिल प्रदेश इतना जो सौहार्दपूर्ण प्रदेश है, तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं, इसे हम बोलते हैं विरुंदोंबल, हमारी एक विरुंदोंबल का अतिथि सत्कार है उसका। तो अतिथि सत्कार के लिए हमारा प्रदेश बहुत ही मशहूर है। और तिरुवल्लुवर ने एक बात बताई थी, मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक तिरुवल्लुवर की जो दो पंक्तियों के प्रति, नोप कुड़िया अनिचम, जिस तरह जो अनिचम पुष्प एक होता है, मैं उसका सार बताती हूँ कि तिरुवल्लुवर ने बताया था कि यदि मेहमान अतिथि ऐसे होते हैं कि अनिचम एक पुष्प होता है, उसको सूंघने से वो मुरझा जाता है, उसी तरह यदि आप अपना जो सत्कार है उसमें कुछ भूल चूक कर देते हैं, अपना मुंह थोड़ा भी सिकुड़ लेते हैं, तो अतिथि बहुत ही दुखित होगा, तो वे सावधान करते हैं। तो इस तरह का प्रदेश है। तो आप जो भी है, ये साहित्य जो है हम हमारी संस्कृति को बताती है। तो जितना भी रहा है, जो भी आइडियोलॉजिकल जो भी बातें हैं तमिल साहित्य में, वो ऐसी ही संस्कृति को प्रभावित करती हुई आई है कि जो प्रेमचंद द्वारा जो घोषणा की गई थी, जो एक तरह से जनवादी जो आंदोलन है वो शुरू हो गया था 30 के आसपास ही इस प्रदेश के साहित्य में, और एक तरह से नई कविता के प्रादुर्भाव हुआ था उत्तर के प्रभाव से, तो उस संस्कृति का भी प्रभाव हुआ है।
तमिल साहित्य और संस्कृति के ऊपर। और यदि हम साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो प्रयोगवाद और एक्सपेरिमेंटलिज्म, एक तरह से मार्क्सिज्म, काफ्का और एग्जिस्टेंशियलिज्म, और ये जो, यदि आप लासारा और मोनी के जो भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो है तत्व। तो एक तरह से फ्राइडिज्म का भी आप उसमें, मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव आप देख सकते हैं आधुनिक साहित्य में। और एक तरह से ये जो संस्कृति ऐसी जो है, जिस तरह, वैसे ये जो भी बात मैं बता रही हूँ, ज्यादातर जो आधुनिक भारतीय साहित्य है या आधुनिक भारतीय समाज है, वो उस समाज को जिस तरह गुजरता हुआ आना पड़ रहा है, ऐसी बातों से इसी तरह का जो प्रभाव है हमारी संस्कृति, तमिल संस्कृति में भी और तमिल समाज में भी देखने को मिलता है। लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय जो या जो राजनीतिक जो ढांचा है वो थोड़ा भिन्न है अन्य प्रांतों से, वो एक अलग बात है। तो इसका प्रभाव भी हम हमारी संस्कृति में देख सकते हैं। लेकिन जैसे भी हो, हमारी संस्कृति का मूलभूत ये जो विषय है वो इतना एक तरह से दृढ़ है कि वो अध्यात्म से जुड़ी हुई संस्कृति है, प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति है तमिल संस्कृति। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सिद्ध मरुत्वम या जो भी सिद्ध जो औषधि पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, वो इतना जो प्रभावी रहा है कोरोना को जो है झेलने, उससे लड़ने के लिए, वो हमारी संस्कृति का जो है उसका देन ही है। तो एक तरह से अभी हम देखेंगे तो एक तरह से मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है, और उसके बाद एक तरह से अल्फ्रेड और काफ्का का जो प्रभाव रहा है हमारी जो साहित्य में। और 60 के बाद हमारे जो जितने भी साहित्य है उसमें आप एक अलग तरह से, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, उसमें एक अलग ढंग की जो बात है वो देख सकते हैं तमिल साहित्य में, कि आंचलिक जो क्षेत्र के जो भी लेखक है वो आने लग गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि राजनारायणन जो है उनका निधन हो गया था पिछले हफ्ते। तो वो करिसल काड़ी एक है हमारे जो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के, वहां के आंचलिक कथाकार है, बहुत बड़े, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलना चाहिए, इतने अच्छे लेखक हैं। तो उनका निधन हो गया है। तो इस तरह बहुत सारे जो हैं आंचलिक लेखक आने लग गए हैं। तो तमिल साहित्य में आंचलिक जो भाषा है, आंचलिक साहित्य है, उनका भरमार हो गया है। और दूसरी बात है तो 2000 तक यदि आप देखेंगे तो कहानी साहित्य में आप देखेंगे तो जो नारीवाद जो है या नारी भाषा, स्त्री भाषा जो बोलते हैं, इस तरह की बातें बहुत आ गई है। तो दलित वाद और एक तरह से संपूर्ण रूप से जो जनवादी जो आंदोलन है बहुत ही तीव्र गति से वो पनपने लगा है तमिल साहित्य में। और जब हम देखते हैं कि इस तरह के साहित्य आ रहे हैं तो संस्कृत, उसका जो सांस्कृतिक प्रभाव जरूर रहता ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों परस्परावलंबी है। तो ये जितने भी लोग ग्रामों से आते हैं लेखक, उनको जब अपनी भाषा, अपने क्षेत्र से और अपनी जाति से, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 70 के बाद जितने भी आधुनिक तमिल साहित्य आते हैं उनमें आप अपने जो भी लेखक है, मैं ज्यादा नाम नहीं ले पा रही हूँ जितना मैंने लिया था क्योंकि समय बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आप अवसर देंगे तो दूसरे अवसर पर मैं उस तरह की जो बातें, लेकिन बुनियादी जो बात हम देखते हैं
उसे हम देख सकते हैं। तो मैंने जितने भी 100 कहानियों का जो अनुवाद किया है वो इतनी चुनी हुई कहानियां हैं कि उन 5 संकलनों को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि तमिल की संस्कृति, आधुनिक तमिल संस्कृति क्या है और यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। जयकांतन को आप लीजिए और एक पुदुमै पितन को आप लीजिए, तो एक तरह से ये लोग एक तरह से हम उनको ट्रेंड सेटर बोल सकते हैं। तो कलाप्रिया को लीजिए कवियों में, और यदि आप दलितों में भी जो स्त्रियों का नाम लेना है तो सुगीर्द रानी की कविताओं को लीजिए। खुलकर बोलती है, खुलकर पछाड़ती है इस समाज को, जो उच्च जाति के लोगों को पछाड़ती है। कभी कभी एक अवसर पर वो बताती है कि हमारी जो बस्ती है वो सबसे आगे है। सबसे आगे का मतलब हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इन द लास्ट, तो हम तो पीछे हैं, हमको आपने पीछे कर दिया है, सबसे पीछे कर दिया है, लेकिन हमारी जो बस्ती है उस तरफ से आप आओगे तो हमारा ही पहला है। तो इस तरह की ये जो आक्रोश है, इस तरह की कविताएं आप देख सकते हैं। यदि आप नारीवादी जो स्वर है वो देखना चाहते हैं कहानियों में, तो अंबई की कहानियों को देख सकते हैं, कावेरी की कहानियों को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही भिन्न दुनिया जो है उसमें ये सब लिखे जाते हैं। और वेनिला की कविताओं को देखिए, उसमें एक छोटी छोटी जो बातें हैं, स्त्री भाषा उसमें भरपूर है। एक तमिळची तंगपांडियन की कविता है वनपेची, जो पर्यावरण को हम किस तरह हम उसका एक तरह से उसके साथ हम क्रूर व्यवहार करते हैं, इसे हम उस कविता संग्रह की कहानियों में हम देख पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर रचनाएं हमारे पास हैं। और कभी कभी लगता है कि वो सब, और मैंने साहित्य अकादमी के लिए अनुवाद किया था, ये ग्रामीण नदी और ग्रामत नदी आतुपल्लाजी हमारे कोयम्बतूर के पास ही एक आंचलिक प्रदेश है, वहां की भाषा को लेते हुए, वहां की जो संस्कृति जो है ग्रामीण संस्कृति को लेते हुए कवि ने उजागर किया है। और वहां के जो भी हैं, कभी कभी कवि की जो वेदना है कि पहले हमारे यहाँ मामा मचा कहते हुए किस तरह जो रिश्तों को हम बनाते हुए रहते हैं, आजकल ये जो नवीनीकरण के नाम पर कैसे पर्वों के अवसर पर भी लोग टीवी के आजकल ऐसा होता है ना कि यदि पोंगल का टाइम होता है, दिवाली का टाइम होता है, तो भी क्या करते हैं लोग, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, पर्व नहीं मनाते हैं। यदि उस समय कोई अतिथि आता है तो भी वो भी बैठ जाते हैं। तो इसी तरह की जो बदलाव संस्कृति में आता है उसका वो बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही मार्मिक ढंग से उन सबकी अभिव्यक्ति आधुनिक तमिल साहित्य में होते रहते हैं। बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छे लेखक हैं। और अभी मैं कर रही हूँ 2000 तक मैंने 100 कहानियों का किया था, अभी मैं 2015 तक कुछ चुनी हुई कहानियों का किया है। एक पेरुमाल मुरुगन की कहानी का अनुवाद मैंने किया है, वेपन्नई कलयम। उसमें जो नानी जो है, पति और पत्नी दोनों इसमें चले जाते हैं अपनी छुट्टियों में। आजकल तो समर कैंप एक होता है जो एक तरह से असाइलम होता है बच्चों के लिए। वहां जाके समर की छुट्टियां होती है, माँ बाप की छुट्टी नहीं होती, तो समर कैंप पे लगा देते हैं। तो क्या करती है, ये छोटे बच्चे को लाते हुए अपनी जो पर नानी के पास लाके छोड़ती है माँ। तो किस तरह ये जो बच्चा है जो चीटोस खाते हुए, ये जो आधुनिक जो भी व्यंजन मिलते हैं बाजार में, वो सब खाते हुए पलने वाला बच्चा नानी के हाथ में खुली हवा में अपने गांव के साथ जुड़ते हुए किस तरह का मजा लेता है। तो ये सब बहुत ही मार्मिक ढंग की कहानियां हैं कि हम अपनी जो संस्कृति को बताती है, सांस्कृतिक बदलाव को बताता है ये साहित्य। तो और अवसर मिलेगा तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो आपके साथ में जरूर अपने विचार बांटूंगी। तो जो अवसर मुझे दिया गया है
तो बहुत आप लोगों को, आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंजुनाथ जी को विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने कष्ट किया था, ये जो विषय है मुझे बोलने के लिए अवसर दिया था, तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो भी प्रतिभागी हैं, मुझे पता नहीं मैंने कितना आप लोगों के लिए लाभदायक विषय बताए थे, फिर भी जितना हो सके मैं अपनी भाषा, साहित्य और अपनी संस्कृति और उस संस्कृति में आने वाले जो बदलाव है उसका थोड़ा सा रेखांकित मैंने किया है, उनके ऊपर उनकी रूपरेखा मैंने दी है। तो बहुत सारे जो हैं और बदलाव जो आते हैं उसे हम तो छोड़ भी नहीं सकते, बदलाव अपरिहार्य है, लेकिन इन बदलावों के बीच में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी जो मनुष्यता को, अपनी जो राष्ट्रीयता को उसे लेते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से तमिल संस्कृति, तमिल साहित्य को संपूर्ण विश्व के लिए देने के लिए बहुत कुछ है। तो हम भी लेने के लिए तैयार हैं और हम भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो सुब्रमण्य भारतीयार की जो पंक्तियां हैं कि चंद्रिडिवीर एट्टु तिक्कुम कலை பொக்கி शंगले கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பி, तो चारों दिशाओं में जाइए, जो भी कला निधियां हैं उन्हें यहाँ पर लाके भर दीजिए। तो इसी तरह हर एक प्रदेशवासी अपनी अपनी आठों दिशाओं में जाएं और अपनी जो प्रदेश की जो साहित्य है उसको भी समृद्ध करें, और राष्ट्रीय धारा में सभी प्रदेश की सभी भाषाओं के साहित्य को लेके जाने का अवसर आ गया है। यदि हम इसे सुनियोजित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी भूल चूक होगी और इतिहास को हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इन चंद शब्दों के साथ जो अवसर मुझे दिया गया है, मैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों ने शांतिपूर्वक मुझे सुना है, तो सभी विद्वत जनों को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतने सुंदर वक्तव्य के लिए। तमिल साहित्य और संस्कृति पर इतने विस्तार से आपने संगम पूर्व साहित्य से लेकर और बिल्कुल अद्यतन 2015 और 2020 और 21 तक की जो साहित्यिक कृतियां हैं उन पर विहंग दृष्टि डालती हुई, चूंकि एक बृहत्तर अब स्पेस है उसका और बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन जिस तरह से आपने समाहित किया है इतने अल्पावधि में, इस हेतु हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक कुछ जिज्ञासाएं हम और प्रतिभागियों से आमंत्रित करें, उसके पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं पूछ लेता हूं, फिर और लोगों से बुलाता हूं जिज्ञासा के लिए। एक तो मुझे ये जानना था कि जो काम स्वामीनाथ अय्यर ने किया था, जिसकी बात आपने उल्लेख किया है, और उनको तमिल साहित्य के संकलन के लिए और उसकी सम्यक आलोचना के लिए उनका नाम जो है लिया जाता है, जो आदर हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, और मैं समझता हूं कि तमिल साहित्य में स्वामीनाथ अय्यर को प्राप्त है। तो हिंदी आलोचना की जो वर्तमान स्थिति है वह, उसमें क्या इस तरह के काम जो है अब भी कुछ ऐसे चल रहे हैं? एक तो यह प्रश्न है। दूसरा, संस्कृत भाषा का जो मिश्रण है तमिल में, उसको लेकर मणिप्रवाल शैली की बात की गई है। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक डॉक्टर एन सुंदरम की किताब है, तो उसमें वो मणिप्रवाल शैली की बात कर रहे थे, जहां संस्कृत भाषा का मिश्रण हुआ है तमिल में। यद्यपि वो कहते हैं कि तमिल में संस्कृत के शब्द बहुत कम है। तो एक तो ये है कि संस्कृत भाषा में जो शब्दावलियां हैं उनका तमिल में क्या उसका स्वरूप है, ये दो जो है प्रश्न मेरे मन में। अच्छा सर, वैसे संस्कृत भाषा हमारे तोल्काप्पियम में भी आप देखेंगे, तोल्काप्पियम हमारे जो व्याकरण ग्रंथ है
वो तमिल ऐसी भाषा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो चलती का नाम गाड़ी है, और जो भाषा हमेशा प्रवाहित होती है तो प्रवाह में उसके साथ बहुत चीजें जुड़ती जाती है। जो मान लीजिए कोई जल प्रवाहित नहीं होता है तो वो वहीं पर जम जाता है, उसके साथ कोई अन्य चीजें नहीं चलती। तो हमारी तमिल भाषा में बहुत सारे जो वड़मुड़ी जो बोलते हैं, वड़मुड़ी के शब्द है, इसीलिए एक मूवमेंट भी चला था। तिरुवी कल्याण सुंदरनार ने एक तनित तमिल इयक्कम चलाया था। तनित तमिल का मतलब है एक शुद्ध तमिल का जो मूवमेंट भी चलाया था, यहाँ चला था। तो एक इसमें इसका मिश्रण है, लेकिन आज तो क्या है ना, तमिल भी बोलने वाले, शुद्ध तमिल क्या, तमिल बोलने वाले भी बहुत कम हो रही है पीढ़ी जो है। क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति हर पूरे भारत में बहुत ही दयनीय हो गई है अंग्रेजी के प्रभाव से। वैसे अंग्रेजी की जो उसकी जो उपस्थिति है उसको हम नकार नहीं सकते। अंतर देशी या अंतरराष्ट्रीय तौर पर हमें अंग्रेजी जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमारी जो भाषाएं हैं, आज की जो भाषाएं हैं, तमिल भाषा में संस्कृत ही नहीं है, बहुत सारी जो विदेशी भाषाओं का भी के भी शब्द मिलते हैं। और तमिल भाषा में ऐसी शक्ति है कि हर एक शब्द को वो अपने में समेट लेती है। इसीलिए सबसे प्राचीनतम भाषाओं में गिनी जाने पर भी तमिल आज भी उसे क्या बोलते हैं, कन्नी तमिल बोलते हैं। कन्नी माने कन्या तमिल। तो आज भी वह सुंदरी बनती हुई चलती है। उसमें इतनी अच्छी रचनाओं की वो जब यदि वो मना करते तो वो उसका जो चलन है वो रुक जाता, उसका चलना रुक जाता, तो उसका जो प्रवाह है वो रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो बहुत ही अच्छी गति से वो चलती जा रही है आज। तो उसमें वड़मुड़ी चल जो भी संस्कृत की जो शब्द है वो देखने को मिलते हैं, भरपूर है, वो भी देखने को मिलते हैं। और बहुत ज्यादा होने के कारण ही क्या हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो है पिजिन, ये सामाजिक भाषा विज्ञान में जो हम पढ़ते हैं पिजिन क्रियोल, इसी तरह के जो भी है, उसी तरह के मलयालम जो है उसमें संस्कृत की मात्रा बहुत ज्यादा है। तमिल और संस्कृत की जो मिश्रण है वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो नई भाषा का रूप ही उसने ले लिया। जी जी, धन्यवाद। दूसरा सवाल ये था कि स्वामीनाथन अय्यर जो जिन्होंने तमिल आलोचना में काफी काम किया है, तो उस तरह का काम अब भी इस समय चल रहा है या वो शिथिल हुआ है? वैसे स्वामीनाथन अय्यर की जो बात जो कर रहे हैं, उन्होंने इतनी निष्ठा के साथ और उन्होंने उसके लिए इतनी जो है कोई भी क्या है, किसी भी प्रतिपल की जो है उसकी परवाह भी न करते हुए उन्होंने जो समर्पित भाव से जो काम किया है, उसी तरह शायद आज कोई करने वाली नहीं है। फिर भी ये जो क्लासिकल जो इंस्टीट्यूट जो है हमारे यहाँ, सेंटर फॉर क्लासिकल तमिल, वहां पर बहुत सारे जो काम है संघकालीन रचनाओं को, प्राचीन रचनाओं को लेते हुए शुरू हो गए हैं, तो बहुत काम वहां भी हो रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। आपने तमिल भाषा की समावेशिता पर आपने प्रकाश डाला और ये बताया कि काम सतत जारी हैं, ये सुनकर प्रसन्नता हो रही है। और अब मैं सभी जो प्रतिभागी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई वक्तव्य विषय से संबंधित जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप आमंत्रित हैं। जी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। राकेश नारायण द्विवेदी उरई से। जी जी, पूछिए द्विवेदी जी। नमस्कार। ये तमिल पर संस्कृत का प्रभाव है, अभी चर्चा में आया, और एक अभी हाल में किताब आई पिछले महीने पैगी मोहन की, द स्टोरी ऑफ इंडिया
थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, उसमें उन्होंने माधव देशपांडे की एक रिसर्च है, उसकी बुनियाद पर ये एस्टेब्लिश किया है कि वैदिक संस्कृत पर तमिल शब्दों का असर हुआ है, तमिल शैली का असर आया है। उन्होंने पूरी जो है, जो एक वर्ण है, एक वर्ग है जो टाठा डाढ़ाड़ा वाला, वो उस ध्वनि, उन ध्वनियों का असर तमिल से स्वीकार किया है संस्कृत पर। और उन्होंने उदाहरण दिए हैं, घोड़ा, उसका डांट, दांत, दौड़, इस तरह से हुआ, हो गया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत समझ में तो नहीं आए हमें, लेकिन ये उनकी स्थापना जरूर चौंकाती है। और इससे जब ये बात चर्चा में आती है तो कहा यह जाता है कि भाषा वही मानी जाती है सबसे पुरानी जिसमें साहित्य मिलता है। तो साहित्य मिलने के आधार पर तो वैदिक संस्कृत ही प्राचीन भाषा है, प्राचीनतम भाषा है। फिर इस पर तमिल का ऐसे प्रभाव, इसको आप किस रूप में लेती हैं, ये मुझे जानना था। राकेश जी, वैसे आपने कौन सी किताब पढ़ी है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोई भाषा वैज्ञानिक भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे जब भी हम किसी भी भाषा या भारतीय भाषा, खासकर जब हम संस्कृत या तमिल की बात हम करते हैं, तो यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि वैदिक संस्कृत या जो भी हम कहते हैं वो संस्कृत ही नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से शब्द पर आधारित है। तो हम ऐसा भी, ये सब शोध के विषय है। आजकल हमें जितने भी हमारे पास भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी ग्रंथ या जितने भी जो भी आपको आउटकम्स मिले हैं, वो सब पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा किए गए अनुसंधानों पर आधारित है। देखिए, आपकी भाषा पर कोई जर्मन स्कॉलर रिसर्च करता है तो वो कैसे 100% सही हो सकता है? अपनी घर की हालत, अपनी घर की भाषा, अपनी घर की मानसिकता, अपनी घर की संस्कृति आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक तरह से नए सिरे से हर एक काम को शुरू करना पड़ेगा। कि इस दृष्टि से यदि कोई करें तो वैसे ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो आध्यात्मिक दृष्टि से हम तमिल और संस्कृत की बात करेंगे तो शिव की जो डमरू है उसे दोनों भाषाएं निकली थी, ऐसा वैसा कुछ बताया जाता है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, यदि कुछ अनुसंधान करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि संस्कृत और तमिल की जो भी है उनके मूलभूत कोई एक भाषा या जननी हो सकती है। तो इस दृष्टि से हमें और भी काम करना पड़ेगा। ये होता है या नहीं है, आज तक किसी विद्वान ने बताया है या नहीं है, तो इस पर हम काम नहीं करेंगे। तो हो सकता है एक तरह से हिंदी संस्कृत का प्रभाव तमिल पर रहा है, प्राचीन तमिल में भी, जिसका हम असर देख सकते हैं, जिसका हम उल्लेख देख सकते हैं तोलकापियर में, जैसे मैंने बताया था। तो उसके पहले जो है वैदिक संस्कृत के पहले भी, जैसे मैंने बताया था कि जो भी कलतोन नृत्य आदिचनल्लूर या कीरड़ी में जो एक्सकेवेशन हुआ था वो 3000 वर्षों से पुराना है। तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारी खोज करनी पड़ेगी, अभी तक खोज चल रहे हैं। यदि हम उन विषयों के आधार पर अनुसंधान करेंगे, एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे, सोशियोलॉजिस्ट उसमें होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, भाषाविद होंगे, भाषा वैज्ञानिक होंगे, साहित्यवेत्ता होंगे, तो सब मिलके काम करेंगे तो एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे 8 अंधे लोग किसी हाथी को देखते हैं ना, उसी तरह हो जाएगा। तो हमारे जो भी इतिहास है वो ऐसे ही चल रहा है और हमारे इतिहास भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। बहुत ही दुखद बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही
कि अनुसंधान की आवश्यकता है। जी जी बोलिएगा। जैसे कि मैडम ने बताया और सर ने भी पूछा कि जो दक्षिण में मतलब तमिल में और मलयालम में इस तरह संस्कृत का जो प्रभाव है तो यहाँ दक्षिण में आम तौर पर देखा जाए उत्तर में जिस तरह का जो विदेशी भाषाओं का प्रभाव है उस तरह का प्रभाव जैसे कि उर्दू हो, फारसी हो, इस तरह के अन्य भाषाओं का प्रभाव दक्षिण की भाषा में जहां तक मैं मानता हूँ ज्यादातर नहीं दिखाई देता। और दक्षिण की भाषाओं में जैसे कि दक्षिण तमिल हो, कन्नड़ हो या तेलुगु हो, मलयालम हो, इन सभी भाषाओं में ज्यादातर संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये साहित्यिक दृष्टि से नहीं, आम लोग भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इस तरह का माहौल दिखाई देता है। इसमें उर्दू या अन्य भाषाओं का प्रभाव ज्यादातर नहीं दिखाई देता, मैं जहां तक जानता हूँ। यह थोड़ी सी जानकारी। जी जी धन्यवाद। कुछ मैडम अगर कहना चाहें, अन्यथा और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर कोई जिज्ञासा किसी की है तो ले सकते हैं। आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। इतने सुंदर ढंग से आपने जो प्रश्न आ सकते थे आपने उनको अपने वक्तव्य में समाहित कर लिया है, मैं देख रहा था। तो इसलिए प्रश्न की बहुत गुंजाइश नहीं है, जिज्ञासा की गुंजाइश मौजूद होगी। अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकता है, मतलब माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और इतने सुंदर ढंग से सुदूर दक्षिण में तमिल प्रदेश में आप रहते हुए आपने जितनी बढ़िया हिंदी में ये वक्तव्य दिया है, मैं आपकी हिंदी सुन करके मैं अभिभूत हो गया और मैंने कहा कि बहुत कुछ हमें सीखना पड़ेगा आपसे कि इतनी बढ़िया हिंदी में आप बोल रही हैं। और हिंदी तमाम हिंदी भाषियों को कदाचित इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है जो हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी के विद्वान हैं। तो इसके लिए आपका बड़ा अभिनंदन है। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करके समापन करने की ओर ले चलें। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आवाज आ रही है? जी सर। आज के इस 45वें व्याख्यान माला में व्याख्यान के लिए आमंत्रित विदुषी डॉक्टर बी पद्मावती जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तमिल साहित्य और संस्कृत की सुदीर्घ परंपरा को बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में, लेकिन उसके इतने सारे आयामों को एक साथ समेटने का उपक्रम किया है कि मैं अभिभूत हूं। और आप ही की तरह मैं भी उनके इस हिंदी भाषा के बारे में जिस तरीके से उनका प्रवाह और शब्दों का चयन मैं देख रहा था, बहुत ही अद्भुत था कि बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने इस भाषा में, हिंदी भाषा में अपने तमिल साहित्य और संस्कृत की विवेचना की। तमिल साहित्य और संस्कृत की प्राचीनता को लेकर के उन्होंने विविध प्रमाणों से उसको परिपुष्ट भी किया। आधुनिक काल में जो तमाम वैज्ञानिक उपक्रम किए जा रहे हैं हमारे चीजों को प्रमाणीकरण के लिए, उसका भी जिक्र उन्होंने तमिल साहित्य और संस्कृत संदर्भ में किया। अगम और पुरम जो है साहित्य के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने प्राचीन काल में भी जो आधुनिक काल की समस्याएं हैं, जिसमें उसमें स्त्री समस्या को लेकर के, स्त्री अधिकारों को लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की और उस समय बताया कि उस समय उनको अधिकार था जो बाद में किन्हीं कारणों से हट गया। इसी तरीके से उन्होंने प्राचीन साहित्य में जो मिथकीयता है, जो मिथक हमारे मौजूद है, किंवदंतियां हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। भक्ति साहित्य को लेकर के भी उन्होंने अलग से अपनी बातें रखी
उसी क्रम में उन्होंने राजाश्रय साहित्य की जो भिन्नता है अलग अलग कालों में, अलग अलग भाषा और साहित्य में, अपने यहाँ तमिल भाषा में जो राजाश्रय साहित्य उनका विकसित हुआ है वो किस तरीके से अन्य भाषा के राजाश्रय साहित्यों से ज्यादा उच्च स्तरीय रहा है, उस पर भी उनकी दृष्टि गई है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाषा और साहित्य के संदर्भ में जब भी विचार करते हैं तो कवियों के स्थान को लेकर के हम भूल जाते हैं कि किसी समाज में कवियों को क्या स्थान मिला है। मैडम ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये बताया कि जिस साहित्य में, जिस काल में कवियों को बहुत उचित स्थान और सम्मान मिला किया है, वो राजाश्रय साहित्य का काल भी रहा है। तमिल साहित्य के संस्कृत और पुराने साहित्य के धरोहर को इकट्ठा करने के लिए स्वामीनाथ अय्यर जी की उन्होंने भूल प्रशंसा की है, उनके समर्पण को। और आज भी उस तरह के लोग शायद लगे होंगे जिनका आपने जिक्र करवाना चाहा, लेकिन उस एक लंबी परंपरा को फिर नए सिरे से प्रस्तुत करना पड़ता, इसलिए केवल इतना ही कह करके उन्होंने विराम लिया कि अभी भी उस तरह के कार्यों की आवश्यकता है और लगातार वो चीजें चल रही। कंब रामायण की मौलिकता पर भी जो अनुवाद या प्रभाव के आधार पर लोगों की व्याख्याएं आकर सिमट जाती हैं, वहां पर उसकी मौलिकता को लेकर के भी मैडम ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी। नीति परक काव्य और जो मानव समाज और जीवन को अनुशासित करने वाली चीजें हैं तमिल साहित्य के अंतर्गत, उस पर भी उन्होंने विचार किया। आधुनिक काल में राष्ट्रीयता, द्रविड़ आंदोलन, आधुनिकीकरण, पलायन, महानगरीय जीवन, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, आंचलिक लेखन, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, पर्यावरण चेतना और जो तमाम सारे विधाएं गद्य और पद्य को लेकर के लगातार हमारे बीच में तमिल साहित्य के रूप में सामने आती रही हैं, जिसको मैडम ने ही अनुवाद के कहानियों का एक लंबा अनुवाद का सिलसिला उन्होंने किया। 2000 तक जो है 100 कहानियों का अनुवाद, फिर 15 में आकर के और भी बहुत सारी कहानियों का अनुवाद, गद्य के तमाम सारी विधाओं के अनुवाद के रूप में जो हम लोगों को लगातार मिलते रहे हैं, उन पर उनकी दृष्टि रही है। मूलतः जो है जैनों और बौद्धों के प्रभावों को भी महाकाव्यों और खंड काव्यों के आधार पर उन्होंने रेखांकित किया है, लेकिन आधुनिक काल में और अत्याधुनिक काल में जहाँ जो है माता और पिता दोनों के व्यस्त हो जाने के कारण बच्चों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, जो उनको नानी के घर वाली जो बात उन्होंने बताई, वो सब अत्याधुनिक जीवन शैली का जो आज जिसके हम शिकार हैं, जो वैश्विक धरातल पर हमें देखा जा सकता है कि हम इस तरह की तमाम सारी अवरोधों से घिरे हुए हैं, जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं हमारे घरों में, जो 200 चैनल घुसे हुए हैं हमारे बंद कमरों में, हमारे हाथों में जो नेट है जो हमको लोकल और ग्लोबल दोनों एक साथ बना रहा है, उन चीजों पर भी आपने लगातार ध्यान दिया है और अपने साहित्य को लेकर के उसको लगातार जोड़ने का उपक्रम किया है। तो मैं बहुत ज्यादा न कह करके, लेकिन इतना सारगर्भित और इतने विस्तार फलक को लेकर के, इतने बड़े परिप्रेक्ष्य को लेकर के बहुत सारे संदर्भों आयामों को आपने जोड़ने का उपक्रम किया है। इसके लिए गंगा कावेरी व्याख्यान माला की ओर से मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में इस आभासी मंच पर उपस्थित हमारे वे विद्वान जो हमारे निरंतर ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, और इस कोरोना काल में भी वो लगातार हमारे इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति ही हमको रचनात्मक बनाती है। ऐसे में मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल, डॉक्टर मुख्तार गुलागुड़ी, डॉक्टर सूर्यपाल सिंह, डॉक्टर बी अंबुमणि, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, प्रोफेसर दिलीप सिंह, डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी, डॉक्टर राम समूह सिंह जी, डॉक्टर विनोद बारोचिया जी, राजेश कुमार चौबे, डॉक्टर दमयंती तिवारी जी, डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, डॉक्टर शिवानी शाह, डॉक्टर ऋचा पटेरिया, डॉक्टर पुनीत विशारिया, आज जैसे तमाम विद्वानों को बहुत सारे नाम मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ और इनका स्थान भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये पूरे देश के कोने कोने में, कोई गुजरात से है, कोई सिक्किम से है, कोई आसाम से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, इन सारे लोगों के प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के निरंतर चलने में हमारे दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों को, जिसमें हमारी यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी जो श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश की प्राचार्य हैं, जिनके कुशल प्रबंधन से ये काम चल रहा है। उसी तरीके से प्राचार्य पुरुषोत्तम केवी जी जो मंगलुरु जो है पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इन दोनों महानुभावों के सार्थक दिशा निर्देशन के कारण हमारा ये कार्यक्रम अबाधित ढंग से प्रवाहित हो रहा है और इनके इस आयोजक मंडल में हमारे जो परिकल्पक डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ, अध्यापक हिंदी विभाग पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु, और साथ ही मंगलुरु हिंदी विश्वविद्यालय अध्यापक संघ बिहास के जो अध्यक्ष कर्नाटक क्षेत्र के हैं, प्रदेश के हैं, उनका और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी के इस दोनों के अपार सहयोग से
लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं इन दोनों के प्रति, क्योंकि आयोजक मंडल में भी हैं, लेकिन तब भी मैं इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि इनकी लगातार उपस्थित और इनकी लगातार, क्योंकि ये तो हम लोग तो उपस्थित हो रहे हैं 7 दिन में 1 घंटे के लिए, लेकिन ये 7 दिन लगे रहते हैं, तो इस कार्यक्रम को चलाने में हम सफल हो पा रहे हैं। इन दोनों महान भावों के लिए मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के समस्त श्रोताओं, समस्त विद्वानों और समस्त अब तक व्याख्यान दिए हुए लोगों के प्रति जो है व्यक्त आभार इन सबको मैं ज्ञापित कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आज के वक्ता डॉक्टर बी पद्मावती जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, PSGR कृष्णमाल महिला महाविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में अपना वक्तव्य रख करके हम सबको बहुत ही अच्छा ज्ञान देने का उपक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हृदय से आप सबको धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रतिभागियों को और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद ज्ञापन हेतु। और अब इससे अधिक, इससे सारगर्भित और क्या कहें। और इसी के साथ अगर डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी मुझे सुन रहे हैं तो कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। हाँ, आपको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए, सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। समस्त प्रतिभागियों के प्रति, मुख्य वक्ता के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार।